सुप्रभात। हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं क्रिया संरचना या प्रयोग के आधार पर। संरचना या प्रयोग के आधार पर, लेकिन उससे पहले जो क्रियाएं बनती है जिसे हम धातु कहते हैं, क्रिया का मूल रूप होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। धातु है क्या, किसे कहते हैं धातु? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु के कितने प्रकार होते हैं? धातु के दो प्रकार होते हैं। एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? यानी जो हमारी क्रिया है उसके क्रिया शब्दों के अंत में से हम ना शब्द को हटाकर किसका निर्माण करते हैं? मूल धातु का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि क्रिया शब्दों के अंत में से हम ना शब्द को हटा दें तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है? मूल धातु का निर्माण हो जाता है। धातु है क्या? यानी जो संस्कृत की मूल धातु है उसके अंत में ना प्रत्यय लगाकर हम किसका निर्माण करते हैं? क्रिया का। तो धातु क्या है? यानी जो क्रिया है उसके अंत में से हम ना को प्रत्यय को हटा दें तो हमारी हो जाती है मूल धातु। जैसे चल मूल धातु है जिसका क्रिया रूप बनता है चलना, सो जिसका बनता है सोना, जा का बनता है जाना, खा का बनता है खाना, पी का बनता है पीना। तो यानी संस्कृत की जो मूल धातु है उसके अंत में से ना प्रत्यय हटा दें तो वो क्या होती है? मूल धातु। एक इसका रूप होता है या भेद होता है यौगिक धातु। यौगिक क्या है? जैसे कि पता सबसे ही चल रहा है योग अर्थात मेल, यानी धातु शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर दो क्रियाओं के मेल से। कितनी क्रियाओं के मेल से? क्योंकि नाम ही क्या है? यौगिक धातु। यानी कम से कम कितनी क्रियाएं? दो क्रियाएं। यानी धातु शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर, यानी जो हमारी मूल धातु होगी उसके अंत में हम प्रत्यय लगाकर दो क्रियाओं के मेल से, तथा ऐसे भी कर सकते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में क्या लगा करके? प्रत्यय लगा करके किसका निर्माण किया जाता है? यौगिक धातु का निर्माण किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धातु के कितने रूप होते हैं, तो धातु के मूल रूप से अर्थात मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसको हम एक नाम तो जानते हैं मूल धातु के नाम से। एक है यौगिक धातु। मूल धातु जिसका नाम से पता चल रहा है कि संस्कृत की हमारी हिंदी की जो मूल धातु है उसके अंत में ना प्रत्यय लगा करके हम मूल धातु का निर्माण करते हैं। और यौगिक धातु यानी जो मूल धातु हमारी है उस शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर दो क्रियाओं के मेल से यौगिक धातु बनती है। या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा करके हम किसका निर्माण करते हैं? यौगिक धातु का निर्माण करते हैं। यौगिक धातु जो होती है वो संरचना या प्रयोग के आधार पर उसके अनेक भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से 5 भेद पढ़े जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया या संरचना के आधार पर क्रिया, जिसमें से हम पहले लेते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। नाम ही क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा यानी प्रेरित करना। यानी जब कोई संज्ञा या सर्वनाम या कोई व्यक्ति अपना कार्य स्वयं नहीं करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, अर्थात अपना कार्य खुद नहीं करता है और दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, आदेश देता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणात्मक। यानी मोहन राम को पढ़ाना, यानी मोहन राम को क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, दूसरे को कह रहा है कि मोहन राम को पढ़ाना। नौकर मालिक से पत्र लिखवाता है। नौकर मालिक से पत्र लिखवाता है, यानी यहाँ नौकर मालिक से पत्र लिखवाने का कार्य कर रहा है, प्रेरणा प्रदान कर रहा है। यानी कर्ता अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, किसी अन्य से करवा रहा है। तो कर्ता जहां अपना कार्य स्वयं नहीं करके किसी अन्य से करवाए, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। एक क्रिया का रूप है यौगिक क्रिया।
यौगिक जो धातु है वैसे ही यौगिक क्रिया, यानी यौगिक का मतलब हो गया वे, यानी जहां वाक्य में एक साथ दो मूल क्रिया आती है, यानी एक साथ किसी वाक्य में यदि दो मूल क्रियाएं आती है तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? यौगिक क्रिया, यानी मूल रूप में आनी चाहिए। किस रूप में? धातु रूप में। जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, इनका जो मूल रूप है, यानी मोहन सुबह जल्दी उठ जाना, यहाँ दो क्रियाएं वाक्य में एक साथ आए, एक उठे और एक जाना। एक वाक्य है राधा का गीता के घर आना जाना है, यानी आना और जाना, यानी वाक्य में यदि एक साथ दो क्रियाएं आती है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? यौगिक क्रिया। आनी कौन सी क्रिया चाहिए? मूल क्रिया, यानी वाक्य में एक साथ में दो मूल क्रियाएं आएगी तो फिर वो कौन सी होगी? यौगिक क्रिया होगी। क्रियाएं पढ़ रहे हैं, उसमें से तीसरे नंबर पे आपके आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का एक नाम अन्य भी है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक शब्द बना है तत्काल प्लस इक प्रत्यय लगने से। तत्काल यानी जहां एक क्रिया समाप्त हो गई हो तथा दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई हो, वहां कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी एक क्रिया समाप्त हो जाए, जहां एक क्रिया समाप्त हो गई हो और तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई हो, यानी एक कार्य समाप्त होकर तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वहां कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। और जो ये क्रियाएं होती हैं पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रियाएं, इन क्रियाओं पर लिंग, वचन और पुरुष तथा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो हम व्याकरण में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल, ये जो हमारे व्याकरणिक बिंदु हैं, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और हम व्याकरण में पढ़ते हैं कि जब इनका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता शब्दों पर, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। यानी अव्यय है क्या? अव्यय को हमने पढ़ा है कि अव्यय उपसर्ग और वे शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे नहीं होता है, अर्थात व्याकरणिक दृष्टि से बात करें तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा जिस रूप में है उसी रूप में रहते हैं तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो पूर्वकालिक क्रिया है, यहाँ एक क्रिया समाप्त हो जाएगी और दूसरी क्रिया तत्काल प्रारंभ होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। और तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए इसका एक नाम क्या है? तात्कालिक क्रिया भी है। और ये जो क्रियाएं होती है पूर्वकालिक क्रियाएं, इनमें लिंग, वचन, पुरुष तथा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसको अव्यय के नाम से भी जानते हैं। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में, जो क्रिया के रूप में यहाँ प्रयोग होगी वो या तो अव्यय के रूप में प्रयोग होगी या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगी, क्योंकि ये या तो क्रिया की विशेषता बताएगी या फिर अव्यय के रूप में रहेगी। जैसे वह पढ़कर सो गया, एक कार्य पहले हुआ, वह पढ़कर पढ़ा और तुरंत उसके बाद पहले पढ़ा और उसके तुरंत बाद में सो गया, यानी एक क्रिया समाप्त हुई, पढ़ना क्रिया है, फिर सो जाना दूसरी क्रिया है। एक क्रिया समाप्त हुई और एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? पूर्वकालिक क्रिया। मोहन खेलकर पढ़ने बैठेगा, यानी मोहन खेलकर, पहले खेलेगा, एक क्रिया खत्म हुई, खेलकर पढ़ने बैठेगा, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है। राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाकर एक क्रिया कंप्लीट हुई और सो गया, ये दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई। तो तत्कालिक या पूर्वकालिक में पूर्व में एक क्रिया होकर के समाप्त हो गई, तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं।